ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार एक गहराई से विश्लेषण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग प्रकार और उनके यूजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में थोड़ा गोता लगाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के शुरुआती दिनों में बहुत महत्वपूर्ण था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पुराना टाइप है जो आजकल उतना कॉमन नहीं है, लेकिन उस समय यह एक क्रांतिकारी तकनीक थी। यह सिस्टम कंप्यूटर के इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने कंप्यूटर के उपयोग को एक नई दिशा दी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कामों को एक साथ जमा किया जाता है। कंप्यूटर को बार बार इंसानी निर्देशों की जरूरत नहीं होती थी। पहले के जमाने में जब कंप्यूटर ऑपरेटर को हर छोटे बड़े काम के लिए निर्देश देने पड़ते थे, तब बैच प्रोसेसिंग ने बहुत समय और मेहनत बचाई। यह सिस्टम कंप्यूटर के उपयोग को सरल और तेज बनाता था। पहले के जमाने में जब कंप्यूटर ऑपरेटर को हर छोटे बड़े काम के लिए निर्देश देने पड़ते थे, तब बैच प्रोसेसिंग ने बहुत समय और मेहनत बचाई। यह सिस्टम कंप्यूटर के उपयोग को सरल और तेज बनाता था। हालांकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ नुकसान भी थे। सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें यूजर का कंप्यूटर पर सीधा कंट्रोल नहीं होता था। सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें यूजर का कंप्यूटर पर सीधा कंट्रोल नहीं होता था। यूजर को अपने काम के लिए इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि सभी काम एक के बाद एक प्रोसेस होते थे। आज हालांकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कम हो गया है, लेकिन बड़े लेवल पर डेटा प्रोसेसिंग, बैंकिंग सिस्टम और बिलिंग सिस्टम जैसे कुछ क्षेत्रों में यह अभी भी यूज होता है। यह सिस्टम अभी भी कुछ विशेष कार्यों के लिए उपयोगी है, लेकिन बड़े लेवल पर डेटा प्रोसेसिंग, बैंकिंग सिस्टम और बिलिंग सिस्टम जैसे कुछ क्षेत्रों में यह अभी भी यूज होता है। यह सिस्टम अभी भी कुछ विशेष कार्यों के लिए उपयोगी है। कंप्यूटर के शुरुआती दिनों की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे तकनीक ने समय के साथ प्रगति की है और हमारे जीवन को सरल बनाया है। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे कंप्यूटर और भी पावरफुल होते गए। आज के समय में कंप्यूटर की शक्ति और क्षमता ने हमें कई नए अवसर प्रदान किए हैं। अब एक ही समय में कई काम करने की जरूरत महसूस होने लगी, चाहे वह ऑफिस का काम हो या घर पर मनोरंजन। हर जगह मल्टीटास्किंग की मांग बढ़ गई है और इसी जरूरत ने जन्म दिया मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को। यह सिस्टम हमें एक ही समय में कई प्रोग्राम्स चलाने की सुविधा गई। इससे कंप्यूटर का यूज बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया। अब यूजर को अपने काम के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। अब यूजर को एक प्रोग्राम के खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ता था। वो एक साथ कई प्रोग्राम्स पर काम कर सकता था। यह सुविधा समय की बचत करती है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। मान लीजिए आप एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको इंटरनेट से कुछ जानकारी भी ढूंढनी है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। यह सिस्टम आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस प्रदान करता है, जिससे आप बिना किसी रुकावट के अपने काम को पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको इंटरनेट से कुछ जानकारी भी ढूंढनी है।
मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। यह सिस्टम आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस प्रदान करता है, जिससे आप बिना किसी रुकावट के अपने काम को पूरा कर सकते हैं। हालांकि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में भी कुछ चुनौतियां थीं। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सभी प्रोग्राम्स को लिमिटेड रिसोर्सेज शेयर करने पड़ते थे। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सभी प्रोग्राम्स को लिमिटेड रिसोर्सेज शेयर करने पड़ते थे। इससे कभी-कभी परफॉर्मेंस इश्यूज भी आ सकते थे। फिर भी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम ने कंप्यूटर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने हमें यह सिखाया कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास का रास्ता खोला। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, जिससे हमारी कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो गई है। दोस्तों, क्या हो अगर आपके कंप्यूटर में एक नहीं बल्कि कई दिमाग लगे हों? जी हां, मैं बात कर रहा हूं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की, जिसमें एक ही कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है गति। जब कई प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं तो काम बहुत तेजी से होता है। यह उन कामों के लिए बहुत यूजफुल है जिनमें बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम ने कंप्यूटर की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है और यह आधुनिक सुपर कंप्यूटर और डेटा सेंटर की रियर एज की हड्डी है। दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि आपका कंप्यूटर एक ही समय में इतने सारे काम कैसे कर लेता है? यह सब संभव होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग और कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ने कंप्यूटर का यूज बहुत आसान बना दिया है और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि एक ही कंप्यूटर को एक साथ कई लोग कैसे यूज कर सकते हैं? यह संभव होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। टाइम शेयरिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज बहुत एफिशिएंट तरीके से करता है। पहले के जमाने में जब कंप्यूटर बहुत महंगे हुआ करते थे, तब टाइम शेयरिंग ने कई लोगों को एक ही कंप्यूटर का यूज करने की सुविधा देकर कंप्यूटर को सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, अब तक हमने जिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की, वे सभी एक ही कंप्यूटर पर चलते थे। एक कंप्यूटर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक यूजर। यह एक साधारण और पारंपरिक तरीका है। लेकिन क्या हो अगर हम कई कंप्यूटर को जोड़कर एक बड़ा और शक्तिशाली सिस्टम बना लें? सोचिए, अगर हम कई कंप्यूटरों की शक्ति को एक साथ मिला दें, तो हम क्या-क्या कर सकते हैं? जी हां, यह संभव है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। काम करते हैं। यह सिस्टम बहुत ही कुशल और प्रभावी होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है स्केलेबिलिटी। इसका मतलब है कि आप जरूरत पड़ने पर सिस्टम में आसानी से और कंप्यूटर जोड़ सकते हैं और उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यह सिस्टम को और भी शक्तिशाली बनाता है। इसका मतलब है कि आप जरूरत पड़ने पर सिस्टम में आसानी से और कंप्यूटर जोड़ सकते हैं और उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ा है। ये विश्वास रहा है और यह भविष्य की कंप्यूटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिस्टम न केवल वर्तमान में उपयोगी है, बल्कि भविष्य में भी इसकी मांग और बढ़ेगी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हमें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं, जहां कंप्यूटिंग और भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावी होगी। दोस्तों,
आज के समय में इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जानकारी शेयर करते हैं और कई तरह के काम करते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को मैनेज करता है। यह सिस्टम कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने, रिसोर्सेज को शेयर करने और डेटा का आदान प्रदान करने की सुविधा देता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह रिसोर्सेज को शेयर करने की सुविधा देता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कई प्रकार हैं, जैसे कि विंडोज सर्वर, लिनक्स और मैक ओएस सर्वर। इनमें से हर सिस्टम की अपनी विशेषताएं और क्षमताएं हैं। दोस्तों, अब तक हमने जिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की, उनमें गति और कुशलता पर जोर था, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहां समय की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। ऐसे में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक खास तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो समय की सीमा के भीतर कामों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में समय सीमा का उल्लंघन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज आज के समय में तेजी से बेरच रहा है और यह भविष्य की कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जैसे कि ऑटोमेटिक वाहन, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार, उनके फायदे और उनके उपयोग। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई हो।